काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, क्योंकि कोई भी हम ऐसा कोई आप यूट्यूब पे भी हम बहुत देखे वीडियो, कोई भी ऐसा नहीं है बंदा जो कि इतना रियल और इतना सही इन्फॉर्मेशन दिया है कि सही से बताया है। क्योंकि जितना हम प्रॉब्लम अभी फेस किए ना, आपको हम पूरा रियल में डिटेल में बताएंगे पूरा एकदम, और पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। आप लोग को फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। ईस्ट अफ्रीका में यदि आप ट्रेवल करना चाहते हैं, ईस्ट अफ्रीका में किसी कंट्री में, इथोपिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, किसी भी कंट्री में आप यदि ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और इस टाइम आप देख सकते हैं अभी जहां हम बैठे हैं, ये है तंजानिया का जो सबसे बड़ा शहर है दार एस सलाम, उसका एयरपोर्ट है। दार एस सलाम एयरपोर्ट पे इस टाइम हम बैठे हुए हैं। एक्चुअली एशिया में मैं कई कंट्री में घूम चुका था, तो मैं प्लान बनाया कि अफ्रीका में भी घूमना चाहिए, तो सीधा मैं तंजानिया का ही प्लान बना दिया घूमने का, और टिकट वगैरह सब कुछ कर दिया तंजानिया का। एक्चुअली क्या है कि मैंने प्लान बनाया था कि तंजानिया जाएंगे, घूमेंगे तंजानिया से पाइलैंड बॉर्डर, युगांडा जाएंगे, केन्या जाएंगे, इथोपिया वगैरह 4-5 देश घूमने का पूरा प्लान बनाया था। तो मैंने अचानक से टिकट कर दिया, और टिकट मैंने 1 वे का किया था। मैंने रिटर्न फ्लाइट मैंने नहीं किया था, मैंने टिकट किया था सिर्फ जाने का, यहाँ से मुंबई से दार एस सलाम का, जो तंजानिया का सबसे बड़ा और डेवलप्ड सिटी है दार एस सलाम, वहाँ का मैंने किया था। फिर उसके बाद मैंने पूरा गाइडलाइन वगैरह सब कुछ देखा, पूरा ऑनलाइन गूगल से सब कुछ सर्च किया, तो उसमें पता चला कि बिना रिटर्न फ़्लाइट का एंट्री नहीं देंगे। तो रिटर्न फ़्लाइट के लिए जगह हम सोचे थे कि डमी टिकट कर देंगे, डमी टिकट। और डमी टिकट आप अधिकतर देखेंगे, डमी टिकट में PNR नंबर रहता है, लेकिन टिकट नंबर नहीं होता। क्योंकि अब कैसा रूल है, क्या है, अब यहाँ का हमें तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस टाइम टिकट नंबर भी देख रहे हैं कि उसमें टिकट नंबर होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, पहली बात। तो क्या हुआ कि मैंने डमी टिकट बहुत सा किया, 2-3 साइट से डमी टिकट बुक किया, लेकिन किसी पे टिकट नंबर नहीं था। ये मुझे इन्फॉर्मेशन किसी एक दोस्त था, उसके ज़रिए पता चला था कि वो चलेगा नहीं, जो PNR नंबर रहेगा उस पर डमी टिकट वो नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया कि जिस दिन जैसे आज फ़्लाइट है, तो उसकी जस्ट एक दिन पहले मैंने रिटर्न टिकट कन्फर्म रिटर्न टिकट कर दिया दार एस सलाम से मुंबई के लिए कन्फर्म रिटर्न टिकट कर दिया। और मैं जब मुंबई में हॉस्टल एक लिया था, हॉस्टल से जब मैं निकला तो काफ़ी बारिश हो रहा था, काफ़ी, तो मुझे लेट भी हो गया एयरपोर्ट पहुंचने में। तो मैं बहुत जल्दी सब कुछ कराया, मतलब एयरपोर्ट पहुंचकर सब कुछ किया। मैं जैसे बोर्डिंग कराने गया तभी हमको एकदम परेशान कर दिया, क्योंकि देखिए पहली बात तो जो डमी टिकट रहेगा उस पर PNR नंबर रहेगा, टिकट नंबर नहीं है तो पहली बात रिजेक्ट कर देंगे, आपको जाने ही नहीं देंगे, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप रिटर्न टिकट किए भी हैं तो सेम फ्लाइट में होना चाहिए, जैसे आप केन्या एयरवेज में किए, जैसे मेरा केन्या एयरवेज में था फ़्लाइट। यदि आप केन्या एयरवेज में फ़्लाइट किए हैं तो केन्या एयरवेज में फ़्लाइट किए हैं तो उसी में ही रिटर्न फ़्लाइट होना चाहिए। पता नहीं कैसा ये पॉलिसी है यार, ये नया पॉलिसी है कि कैसा पॉलिसी है, क्योंकि आप किसी देश से जा रहे हो, उस देश से जब भी हम निकलेंगे, किसी भी फ़्लाइट से आप निकल सकते हैं, कैसे भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा मान्य नहीं है। मतलब आप जिस फ़्लाइट से जा रहे हैं उसी एयरवेज से ही आपका रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। तो मैंने केन्या एयरवेज में तो रिटर्न टिकट किया था, लेकिन अब सुनिए, उसके अंदर सुनिए, वही एयरवेज भी होना चाहिए, फ़्लाइट नंबर भी सेम होना चाहिए, जबकि हमारा फ़्लाइट नंबर सेम नहीं था। तो मैं जब बोर्डिंग कराने गया तो मुझे कम से कम 40 से 45 मिनट खड़ा करा दिए, बोले कि ये फ़्लाइट नंबर सेम नहीं है, रुको पहले मेल करते हैं तुम्हारा, मतलब केन्या एयरवेज को, तुम्हारा फर्जी है कि सही है टिकट, क्योंकि फ़्लाइट नंबर सेम नहीं है, आने जाने का दोनों सेम होना चाहिए। जबकि मेरा फ़्लाइट सेम था केन्या एयरवेज, लेकिन फ़्लाइट नंबर सेम नहीं था। तो मुझे वहाँ पे बहुत परेशान किया, 40 से 45 मिनट, कुछ मेल वगैरह किए वहाँ पे, और मेल अप्रूव हो गया। तो उसके बाद 40 से 45 मिनट बाद हमको दिए बोर्डिंग पास। जब बोर्डिंग पास हमको मिला तो लगा कि अब तो सही है, अब तो जा ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सा प्रॉब्लम है, बहुत सा प्रॉब्लम। और आप वीडियो में बने रहिए, आपको और भी आगे की प्रॉब्लम बताएंगे क्या क्या है, कैसे कैसे आपको करना है। अभी चलते हैं, अभी देखिए बाहर निकल गए हैं, अभी चल रहे हैं यहाँ से, हम सिम कार्ड लेंगे, पहले सिम कार्ड लेते हैं, उसके बाद जस्ट देखिए एयरपोर्ट से इससे बाहर निकलेंगे तो आपको बताते हुए चलेंगे। और इसके बाद मुझे हॉस्टल जाना है अपना, मैंने हॉस्टल बुक किया है, तो पहले अपना सिम कार्ड लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ लोकेशन डालेंगे, उस पर कैब वगैरह बुक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हॉस्टल जाएंगे। तो पहले चलते हैं, सिम कार्ड लेते हैं। फिर भाई साहब अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं, ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है, ये इंटरनेशनल डिपार्चर। और तब अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि अभी मैंने सिम कार्ड लिया, वोडाफोन की तरह ही वाडा काम करके ही एक सिम कार्ड यहाँ पे है,
तो मतलब अच्छा नेटवर्क है उसका। तो वही अभी सिम कार्ड लिया मैं, और मुझे पड़ा है $10 का पड़ा है, $10 का पड़ा है, 10 GB लगभग मिला है हमको। बाकी हमने अभी ये लिया था, अभी हमने करेंसी एक्सचेंज कराया था, तो हमारे पास डॉलर था, तो $200 का मैंने एक्सचेंज कराया, तो 5,26,000 हमको सीलिंग मिला। मतलब $100 में 2,60,000 सीलिंग मिला। और अभी हम बाहर ही टहल रहे हैं, तो टहलते टहलते आपको कुछ बता देते हैं फिर। तो क्या हुआ कि मेरा जो फ़्लाइट था वो, उस फ्लाइट में मैंने जो बुक किया था आने का, वो एक स्टॉपेज था। अभी देखिए बाहर बैठे बैठे हम सोचे आपको बता देते हैं। यहाँ काफ़ी सही आ रहा है यार, बैकग्राउंड भी बढ़िया आ रहा है। ये देखिए बाहर का ये ऐसा कुछ है, डिपार्चर लिखा हुआ है। तो मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, और करेंसी हमको $100 का 2,60,000 मिला, तो $200 कराया। करेंसी कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। अभी ये कुछ ऐसा टाइप करेंसी है। 5,000 के नोट है, 10,000 के नोट है, ये 10,000 के नोट है, और ये 5,000 के नोट है, और ये 2,000 के नोट है, कुछ ऐसा। बाकी मैंने जो बड़ा काम करके होता है, सिम कार्ड लिया मैंने, और लेने के बाद हाँ फिर अब कंटिन्यू करते हैं। और मेरा जो फ़्लाइट था, उस फ्लाइट में मतलब एक स्टॉपेज था, जैसे कि यहाँ से मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं था तंजानिया के लिए, दार एस सलाम के लिए। तो वहाँ पे केन्या जो कैपिटल है नायरोबी में एक स्टॉपेज था वहाँ। तो वहाँ से कैसे करके मैंने बोर्डिंग पास लिया, फिर उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह, कस्टम वगैरह क्लियर किया। और जब यहाँ नायरोबी में आया, तो नायरोबी में 2 घंटे का ले ओवर था। उसके बाद जब बोर्डिंग होने लगा तंजानिया के दार एस सलाम के लिए, तो मुझे वहाँ भी रोक दिए, बोले कि फ़्लाइट नंबर सेम नहीं है। वहाँ कम से कम 10-15 मिनट हम बहस हो गया, मतलब ऐसे ही बातचीत चला। वो ऐसा लग रहा था कि डिपोर्ट ना कर दे, आपको डिपोर्ट ना कर दे। जबकि मैंने केन्या एयरलाइंस में बुक किया था, लेकिन फ़्लाइट नंबर सेम नहीं था। रिटर्न टिकट के बारे में बता रहे हैं, रिटर्न टिकट का ही बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसे करते करते फिर उनको लगा कि ट्रांजिट कैसे देंगे, ट्रांजिट देने में प्रॉब्लम हो गया, बीच में कैसे। तो उनको या वो अपने सीनियर से किसी से बात की, और जो वहाँ पे थी लड़की बोर्डिंग करा रही थी, तो वो अपने सीनियर से बात की, तो बोले जाने दो। और वो कुछ और भी बोली, अपने लैंग्वेज में बात की, हमको समझ में नहीं आया। फिर हो गया, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए। और फिर हमको डर लग रहा था कि यहाँ पे दार एस सलाम में आए तो यहाँ से हमको डिपोर्ट ना कर दे, कुछ ऐसा रिटर्न टिकट को देखकर उनको लग रहा था कि सही नहीं है, फेक है, ऐसा कुछ। मैंने ओरिजिनल रिटर्न टिकट किया था, और बस वही फ़्लाइट नंबर सेम नहीं था, जबकि एयरवेज दोनों सेम फ़्लाइट था, फ़्लाइट नंबर सेम नहीं था। और हाँ, यहाँ पे आने के बाद आते ही येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए। लैंड होते ही पहले यही चेक किए। और मैं मुंबई से बनवा के आया था अपना सर्टिफिकेट, तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ, वो चेक किए। फिर उसके बाद जब इमिग्रेशन के पास आए, तो 3-4 लोग मिल गए, वो ऐसे करें कि मतलब सब कुछ चेक करने लगे, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, उसी में मतलब ऐसे ही चेक करने लगे। फिर उसके बाद हमने वीज़ा लिया नहीं था, वीज़ा ऑन अराइवल है यहाँ पे इंडियन के लिए तंजानिया में। तो मैंने सोचा वीज़ा ऑन अराइवल है, चल के वही ले लेंगे। तो यहाँ पे आए वीज़ा लेने के लिए, तो जो वीज़ा दे रहा था, मतलब जो वीज़ा देने वाला था, तो हमारा सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद हमसे बोला कि $250, और मुझे पता था कि $50 लगता है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जो बिज़नेस पर्पज़ से आते हैं उनको $250 उनका लगता है, और हम टूरिस्ट वीज़ा $50 लगता है। तो हमसे $250 मांगने लगा। फिर उसका होटल दिखाओ, इधर उधर हमको पढ़ा रहा है, बुझा रहा है, रोक रहा है, टाइम बिता रहा था, और हमसे मांग रहा है $250। तो $250 बहुत रुपए हो गए यार, लगभग 20,000 रुपये हो गए। ऐसे मतलब इतना ज़्यादा करप्शन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तो खुलेआम करप्शन चल रहा है यार, खुलेआम धड़ल्ले से करप्शन चल रहा है, वो भी एयरपोर्ट पे चल रहा है। तो सोचिए, लैंड बॉर्डर से जो क्रॉस करता होगा, वहाँ पे बॉर्डर पे कितना करप्शन चलता होगा। तो यहाँ पे खुलेआम हमसे मांग रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे पता था, तो मैंने बोल दिया $50 होता है। बोले तो कह रहे कुछ ही दे दो, मतलब अपने ही वैसे बात करें, कुछ ही दे दो। मतलब यहाँ तक कि आते आते $20 पे आ गया कि $20 ही दे दो, $20 ही दे दो। तो क्या हुआ कि हम उसे बोल दिए वही वाला बात, वही बोल दिए कि मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं तो ATM यूज़ करता हूँ, ATM कार्ड से बाहर निकाल लूँगा, और मेरे पास अभी $50 है, मैं तो अभी वीज़ा ले लूँगा, वीज़ा ऑन अराइवल का जो फ़ीस होता है देकर। फिर छोड़ दिया हमको, मतलब ज़बरदस्ती मांग रहे थे। हम नहीं देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे ही परेशान करते हैं आपको। इतना परेशान करेंगे, सोचेंगे कि ये आप डर की वजह से दे दें। तो हाँ, मैंने दे दिया। फिर देकर बाहर निकला। तभी बाहर निकला तो करेंसी एक्सचेंज कराया। मेरे पास डॉलर था, इंडिया से मैं डॉलर लेकर चला था। और हाँ, मैंने बार बार आपको बताया है कि डॉलर कभी भी एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत कराइए, क्योंकि वो रेट भी जैसे 83 का चल रहा है, तो देंगे 88-90 का देंगे, मतलब $90 आप देंगे तो $1
देंगे, वो भी नहीं, उसके ऊपर 30% GST 28% GST भी लगाएंगे। मतलब सोचिए बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा आपको वहाँ से लेने में। और बाहर यदि लेना चाहते हैं तो बाहर 87 रुपये 86 रुपये में मिल जाता है रेट में, और कोई GST वेस्टी नहीं, तो बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो आप जब भी ले एयरपोर्ट के बाहर से ही आप डॉलर ले ले, तो हम बाहर से ही लगभग $1000 ले लिए थे बाहर से ही, तो दिक्कत नहीं था। यहाँ पे $200 देकर यहाँ की लोकल करेंसी जो है सीलिंग अभी ले लिए, क्योंकि यहाँ से हमको जाना है अपने हॉस्टल पे, तो कैब वगैरह बुक करना होगा तो लोकल करेंसी देना होगा, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर भी चलता है, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं लोग। जो कुछ भी था इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए, और कोई डिटेल में नहीं बताता यार। अभी क्या है, रूल लग रहा है चेंज हो गया है क्या, क्योंकि डमी टिकट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। एकदम ओरिजिनल टिकट उनको चाहिए, पूरा ई टिकट नंबर होना चाहिए, PNR होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उस पर। तो इसलिए आप जब भी आएँ पूरा अपने तैयारी से आए यहाँ पे, नहीं बाद में आपको डिपोर्ट कर देंगे, बाद में आपको रिजेक्ट कर देंगे आपका, तो आपका ख़राब हो जाएगा टिकट, जो आने का टिकट वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अप एंड डाउन दोनों का करके आएँ। और मैं तो जो टिकट किया हूँ मेरा फुल कैंसिलेशन वाला है, क्योंकि उसमें कुछ दिन का 1 से 7 दिन के बीच में करेंगे तो बहुत कम पैसे उसमें कट रहे हैं। तो मुझे यदि लैंड बॉर्डर क्रॉस करके और दूसरे कंट्री में घूमना होगा तो मैं टिकट वाला रिटर्न वाला कैंसिल कर दूँगा, बाकी वैसे घूमूंगा। मैं इसी प्लानिंग से किया था, लेकिन मेरा कंफर्म टिकट है। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा कि जैसे यहाँ यदि आप लैंड हो गए इस कंट्री में, तो आप रिटर्न फ़्लाइट का टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लैंड हो जाने पर बाहर निकल गए तो। अभी क्या है, हम बाहर निकल ही गए हैं, आपका देख सकते हैं ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा। बाकी यही सब चीज़ था यार, लेकिन समस्या बहुत है यार। सुबह से एकदम परेशान थे, सुबह से भी, रात में सोए नहीं थे। सुबह का ही फ़्लाइट था, वहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ पे आए थे कन्या में, तो यहाँ पे लेट हो गया था फ़्लाइट। यहाँ पे करीब 3-4 घंटे डिले हो गया, बैठे रहे बहुत, एकदम बिना खाए पिए बहुत ज़्यादा वो हो गया था, स्थिति ख़राब हो गया था। अभी चल रहे हैं हॉस्टल अपने। अब यहाँ से कैब बुक करेंगे। यहाँ पे बोल्ट एप्लीकेशन होता है लोकल, जैसे इंडिया में उबर ओला चलता था, यहाँ बोल्ट चलता है। बोल्ट से अभी बुक करेंगे कैब, और उसी से जाएंगे हॉस्टल। बाकी अभी वीडियो में बनी रही है, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको बताएंगे। तो चलते हैं सीधा अपने हॉस्टल ही।